सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने दोस्तों जो आपकी संगणक भर्ती परीक्षा है 3 तारीख को, उसके लिए अपने यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे। और जो आपके कंप्यूटर के बेसिक ऑफ कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक आपको दे रखे हैं वो सारे हम यहाँ पे आपके कवर करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? 4 इधर के आपके, एक तो इंटरनेट, एक आपका दोस्तों एमएस वर्ड दे रखा है, इसके अलावा आपका जो पावर पॉइंट है, जो स्लाइड सेट सॉफ्टवेयर जिसे अपने बोलते हैं, वो दे रखा है, और एमएस एक्सेल। इसके अपने दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये करने वाले हैं अच्छे से, डिटेल से हर चीज़ जानेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको अच्छे से ज़रूर करके जाएं, एक बार ज़रूर आंखों में से निकाल के जाएं। तो सबसे पहले अपने बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से कि एमएस वर्ड ऑफिस 2017 में विंडो को 2 भागों में अगर आप स्प्लिट करते हो, मतलब अलग करते हो विंडो को, उसमें करने के लिए कौन से मेन्यू ऑप्शन का आप प्रयोग करोगे। ठीक है, उसको 2 भागों में आपको स्प्लिट करना है। एमएस ऑफिस 2017 की बात कर रहा है, पहले 2007 के अनुसार जैसे क्वेश्चन आते थे तो वो भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो उसके लिए आपको दोस्तों व्यू और व्यू में जाके स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा। व्यू और स्प्लिट, ये ध्यान रखना, व्यू एंड स्प्लिट में जाके आप इसको करोगे। फिर इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की कि टूल टिप टेक्स्ट क्या है। ये टूल टिप टेक्स्ट है, ये क्या है? टूल टिप और टेक्स्ट। दोस्तों ये तो सभी को आपको पता होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इनकी जानकारी तो आपको अच्छे से होगी। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, आपको पहले बता दूं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसे बोलते हैं। फिर टूल टिप टेक्स्ट क्या है दोस्तों? ये है कि टूल टिप टेक्स्ट माउस से किसी ऑब्जेक्ट पर किसी समय अवधि में ले जाने पर दिखाई देता है, उसे अपने क्या कहते हैं? टूल टिप्ड टेक्स्ट। यह माउस से किसी ऑब्जेक्ट पर किसी समय अवधि में जानने पर दिखाई देता है। मतलब जब कर्सर के साथ आप इसको संयोजन करोगे तो ये काम में आएगा आपको। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि फ्रंट पेज एमएस ऑफिस का पैकेज है, यह क्या बनाने के काम आता है? जो फ्रंट पेज एमएस ऑफिस का पैकेज है क्या बनाने के काम आता है? तो ये दोस्तों आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के काम में आता है। क्या बनाने के? एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के काम में आता है। सीधी सी बात है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएगा। बाकी एमएस वर्ड की बात करें तो दोस्तों जैसे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, आपका रिज्यूमे हो गया, ये सारी चीज़ें आप इस एमएस वर्ड में बना सकते हो इजीली। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एमएस ऑफिस में जो आपके सक्रिय डॉक्यूमेंट है उसको आप बंद करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? तो Ctrl+F4। अपने जो विंडो होती है उसको शट डाउन कैसे करते हैं? Alt+F4 से। यहाँ पे Ctrl+F4 है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, Ctrl+F4 से आप इसको बंद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से किसका भाग है? जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है किसका भाग है? ऑफिस का भाग है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। ये इजी सा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों आ जाता है, ये जो आपका है वीडियो में आ चुका है, ग्राम विकास अधिकारी में भी ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, बाकी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सूचना सहायक वगैरह में। कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? अब आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी फाइल यहाँ पे एमएस वर्ड को शुरू करेगी, ना ये पूछा गया है कि सेव करती है, डीओसी में जैसे सेव होती है फाइल। अब यहाँ पे ये पूछा गया एमएस वर्ड को जो शुरू करती है वो कौन सी है? तो window.exe। तो सब एक जैसे लग रहे हैं, ध्यान रखना। तो जो विंडो है, सॉरी विन वर्ड है, विन वर्ड लिखा है, विन वर्ड डॉट ई एक्सी। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ गलती के लिए। विन वर्ड डॉट ई एक्सी यहाँ पे शुरू करती है फाइल को, इसको अच्छे से आप याद करके जाएं। विन वर्ड डॉट ई एक्सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर निम्न में से कौन सी यहाँ पे सेव एज की शॉर्टकट की है, उसको अपने सेव एज कर सकते हैं। तो F12 दबा दोगे तो सेव एज हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। अलग से अपने को डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो अपने सेव एज करते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, अब इसमें मेरे को दूसरा क्वेश्चन भी ऐड करना है लेकिन ये अलग रखना चाहता हूँ तो अपने सेव एज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा।
फिर एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं, कितने प्रकार के आपको दोस्तों रूलर मिलेंगे, तो आपको रूलर मिलेंगे एमएस वर्ड में 2 प्रकार के रूलर। ठीक है, ऊपर जैसे आपको स्केल टाइप ऐसा कुछ बना हुआ मिलता है। फिर कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम आएगा दोस्तों एमएस वर्ड में, अगर अपने बात करें तो कंट्रोल प्लस राइट कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए। ठीक है, कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए यहाँ पे आपके काम में आएगा। वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक व्यक्ति को कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान मतलब सेम चीज भेजनी है, तो आप मेल मर्ज का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, मेल मर्जिंग का प्रयोग करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इससे क्या है कि अपने डाटा सोर्स को जोड़ सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ऑफिशियल लेटर वगैरह आपने को किसी को निमंत्रण पत्र देना हो, ऑफिशियल लेटर भेजना हो एक साथ कर्मचारियों को, तो ये काम में आता है मेल मर्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में अगर मेल मर्ज करने के लिए खालिस्तान में लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की जो सूची होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे डाटा सोर्स बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारा डाटा सोर्स होता है, इसे क्या बोलेंगे, डाटा सोर्स। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी आपको व्यू मिलेंगे उसमें से कौन सा नहीं है, नॉर्मल व्यू मिलेगा, वेब लेआउट मिलेगा, प्रिंट लेआउट व्यू भी मिलेगा। इस जो आपका एमएस वर्ड है ना, इसमें आपको 5 व्यू मिलते हैं, 3 तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5 व्यू मिलेंगे यहाँ पे आपको, 3 तो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। ये वर्क व्यू ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर रहेगा। और नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, इसके अलावा फुल स्क्रीन व्यू। ठीक है, इसके अलावा जो आपका फोर्थ हो गया फुल स्क्रीन व्यू, और फिफ्थ दोस्तों जो आपका हो जाएगा ड्राफ्ट व्यू, ड्राफ्ट व्यू। तो 5 प्रकार के आपको व्यू मिलेंगे एमएस वर्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एमएस वर्ड में जो स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पे प्रयोग की जाती है, तो F7 यहाँ पे प्रयोग करेंगे स्पेलिंग ग्रामर को चेक करने के लिए, सही। और विंडो जो रेफरेंस के लिए अपने F5 करेंगे, हेल्प विंडो के लिए F1 दबाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी एरर आएगा ना वो रेड कलर की जैसे लाइन बन जाती है यहाँ पे नीचे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपके बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सिनोनिम्स होते हैं ना दोस्तों। ठीक है, सिनोनिम, सिनोनिम्स के लिए एमएस वर्ड में थिसोरस का प्रयोग किया जाता है, थिसोरस यूज करता है ये सिनोनिम के लिए, मतलब उसके जैसे शब्द ढूंढने के लिए। समानार्थक शब्द जिसे अपने बोल सकते हैं हिंदी में, तो थिसोरस याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एमएस वर्ड किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं, कौन से व्यू में आपको हेडर भी दिखेगा फुटर भी दिखेगा, तो प्रिंट लेआउट व्यू में। ठीक है, हेडर ऊपर होता है, फुटर नीचे होता है, तो प्रिंट लेआउट व्यू में ये आपको दिखेगा। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, यदि किसी पैराग्राफ का लेफ्ट तथा राइट साइड दोनों अलाइंड हो तो ये क्या कहलाएगा। दोनों अगर अलाइंड हो तो इसे जस्टिफाइड बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों परफेक्ट तरीके से आपके अलाइंड है तो जस्टिफाइड है, मतलब जस्टिफाइड हमने कंट्रोल, ये चेक करने के लिए अपने कंट्रोल+J दबाएंगे तो ये जस्टिफाइड हो चेक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल है ये बताना है दोस्तों। तो जो अंडरलाइन हाइपरलिंक है, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस है, रिप्लेसिंग 2 हाइपन्स विद सिंगल हाइपन्स, ये तो सारे के सारे यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के उदाहरण हैं। ऑटोमेटिकली जैसे आपने क्या है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नाम लिखा तो आप स्पेस दबाओगे तो ऑटोमेटिक जो उसका फर्स्ट लेटर है वो बड़ा हो जाएगा। निम्न गटर मार्जिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो गटर मार्जिन क्या होता है कि पृष्ठ के बाइंडिंग साइड से जुड़ने वाली जो मार्जिन होती है, देखो आपका ये पेज है,
ठीक है, इसमें अपने मार्जिन वैसे रखते हैं, लेकिन जैसे आपकी कॉपी का पेज मान के चल लो इसको, अब इधर यहाँ पे बाइंडिंग साइड में जैसे स्पाइरल बाइंडिंग वो करेगा, तो ये वाला जो मार्जिन होगा, तो ये आपका गटर मार्जिन कहलाएगा, किसी काम का नहीं। ठीक है, मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाला मार्जिन आपके गटर मार्जिन कहलाता है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए कौन सी आप शॉर्टकट की यूज़ करोगे? सीधा नीचे जाना है अपने को तो एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे, ना कि शिफ्ट प्लस एंड दबाएंगे। फिर अपने चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी टेक्स्ट का केंद्र है सेंटर में अगर आपको अलाइन करना है, कोई भी टेक्स्ट है उसको अपन को सेंटर में लाना है तो कंट्रोल सी नहीं दबाएंगे, कंट्रोल सी से तो क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल ई दबाएंगे सेंटर के लिए, इसलिए क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कि सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट के लिए, ठीक है, एक्स यहाँ पे कट के लिए होता है। फिर मैक्रो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मैक्रो यहाँ पे क्या है। वीबीए का प्रयोग करके पुनरावर्ती कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए जो छोटे प्रोग्राम है, ये क्या कहलाते हैं, आपके मैक्रो कहलाते हैं। मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी उसे बार ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इस चीज़ को मैक्रो बोलेंगे। फिर जो एम एस वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गो टू मेन्यू है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है गो टू मेन्यू के लिए दोस्तों? तो कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी यहाँ पे गो टू मेन्यू के लिए यहाँ पे आपकी शॉर्टकट की है। देखो अब अपने गो टू का प्रयोग किस लिए करते हैं? एम एस वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट कंट्रोल जी, और इससे हम पेज के बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट या ग्राफिक पर जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये किस में प्रयोग में आएगा? इसका प्रयोग की अगर बात करें तो इसका प्रयोग करके हम कोई भी पेज, किसी पेज, बुकमार्क, किसी पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट या ग्राफिक पर जा सकते हैं, या ग्राफिक पर जा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल की, ठीक है, इक्वल की लिखा है, ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे। कंट्रोल प्लस इक्वल की का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये किया जाता है आपका सब स्क्रिप्ट के लिए, किसके लिए किया जाएगा, सब स्क्रिप्ट के लिए, ये ध्यान रखना, सब स्क्रिप्ट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल की। अब इसके अलावा एक और की पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, ये तो आपकी सब स्क्रिप्ट की होगी। एक आपकी सुपर स्क्रिप्ट के लिए, सॉरी, सुपर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे कौन सी है, सुपर स्क्रिप्ट, ये तो सब्सक्रिप्ट होगी। सुपर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, वहाँ पे देखो कंट्रोल प्लस इक्वल है, यहाँ पे देखो CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, इस की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये की अलग से ऐसे की लिखा हुआ नहीं है, ये मतलब इतनी है की तो अपनी, कंट्रोल प्लस इक्वल। और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प क्या है दोस्तों, ये सभी को पता होगा अच्छे से, ये तो बिल्कुल इजी है। तो ओरिएंटेशन होता है, वो होता है पेज का अपने को, देखो ये लैंडस्केप हो गया, अभी जैसे पीपीटी वगैरह ये लैंडस्केप में चलती है, ये वाला आपका पोर्ट्रेट हो गया। तो जो पेज का जो ओरिएंटेशन है ये कहलाता है आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प। अब मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाना है तो कॉलम का प्रयोग करोगे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? कॉलम का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में जो आपका की स्ट्रोक है,
ठीक है। की स्ट्रोक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, ये किससे संबंधित है? ये की, तो ये बुक मार्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुक मार्क से संबंधित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु यहाँ पे काम में आता है? तो रंग बदलने के लिए दोस्तों आपको किस में जाना पड़ेगा? फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। MS वर्ड 2019 में निम्न में से जो स्क्रीन पार्ट्स दिए गए हैं इन पे अपने को विचार करना। ये ग्राम विकास अधिकारी में आपके आ चुका है क्वेश्चन। क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है, डॉक्यूमेंट टैब है, स्टेटस बार है, रिबन पर स्थित फाइल टैब है। इनमें से कौन से सेव, अंडू तथा रिपीट विकल्प उपलब्ध करवाते हैं? देखो क्विक एक्सेस टूल बार है ना, एक तो ये करवाता है क्योंकि यहाँ पे अपने डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऊपर जैसे शॉर्ट की ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से कि अपने को ये काम बार बार यूज आ रहा है तो अपने उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर देते हैं। फिर आपका जो स्टेटस बार है इसमें नहीं, सॉरी, रिबन पर स्थित जो फाइल टैब है इसमें, ठीक है, इन दोनों पे आपको मिल जाएगा कौन सा? सेव, अंडू तथा रिपीट विकल्प यहाँ पे 1 और 3 में मिलेंगे आपको, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आप या तो ये की प्रयोग कर लो, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए की, आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डिक्रीजिंग वाला साउंड साइन है इसका, मतलब 2 और 3 दोनों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब आपके क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि ये सिर्फ यही ऑप्शन दे रखा हो या सिर्फ यही दे रखा हो, तो उनमें से करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड में क्वेश्चन नंबर 29, जब पेज मार्जिन अल्टर किए जाते हैं तो टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता, तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मूव करवा देता है? तो वो वर्ड रैप फीचर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वर्ड रैप, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट चल जाता है, आप लिखते रहते हो कंटिन्यू, ऐसे नहीं कि हर बार आपको यहाँ पे एंटर मारना पड़ेगा। फिर अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में जो कथन हैं दिए गए हैं, उचित कथन है। छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को कंट्रोल, ठीक है, ये CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 दबाकर देखा जा सकता है। और कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट किया जा सकता है। तो ये गलत है दोस्तों, केवल एक कथन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज फॉल्ट होता है। जो पेज फॉल्ट होता है कब होता है? पेज फॉल्ट तब होता है जब यहाँ पे पेज है ना आपका मेमोरी में मौजूद नहीं होता। अब आपके दोस्तों जो MS एक्सेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे आपके लिए करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से ज़रूर लें, पूरी क्लास में बने रहें, आपके ज़रूर यहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब MS एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को कैसे लेबल किया जा सकता है? मतलब ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लेबल किया जा सकता है या कैसे लेबल किया जा सकता है, कैसे ही पढ़ सकते हो? फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, ऐसी सेल बनी होती है, सभी को पता होगा MS एक्सेल में। जो MS एक्सेल है आपके दोस्तों, जो ये भी एक क्या है, एक सेपरेट शीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सेपरेट शीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही। अब प्रथम सेल को आप लेबल करोगे तो A1 से करोगे, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? A1 जो सेल होगी। इसके बाद अन्य जैसे आ जाएगी आपकी A2, A3, A4, ऐसे रो और कॉलम में बंटी होती है सारी, ठीक है। इसमें धीरे धीरे आगे जो क्वेश्चन आएंगे बढ़िया बढ़िया, तो उनको आप करते जाएं, सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। बाकी थ्योरी इसके लिए थोड़ी पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर देखे जाएं। अब मैनिपुलेट, हेर फेर मतलब मैनिपुलेट करने के लिए डेटा और फॉर्मूलों की पंक्ति और स्तंभ, जो रो और कॉलम इसमें होते हैं जैसे, ठीक है दोस्तों, रो और कॉलम है कि व्यवस्था, उस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? तो देखो ये सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है, सभी को पता है, तो सेपरेट शीट बोलेंगे इसे, ग्रिड वगैरह या ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप क्या करोगे? फॉर्मूला बनाने के लिए
सब ऐसे सोचेंगे कि भाई इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि अपने जो भी काम करते हैं वही करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने क्या करेंगे, फॉर्मूले को सेल में रखेंगे, अपने जो ये सेल बनी हुई है ना इसमें रखेंगे अपने, फिर आगे का काम करेंगे पहले। अब एक्स एल एल डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए एक्स एम एल के साथ प्रयोग किया जाता है। जो एक्स एल एल है, अब जो दोस्तों जो एक्स एम एल है ना, ये क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपने जान लेते हैं, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, एक्स एल एल डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए, एक्स एम एल के साथ लिंक करने के लिए। ठीक है। अब जो पूरा नाम अगर बात करें किसका, एक्स एम एल का, तो इसे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जो एक्स एम एल है इसका पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। वैसे इसको डेवलप की बात करें तो W3C ने किया था, इतना आपको नहीं याद रखना। ठीक है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में संख्याओं की श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सबसे बड़ी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे प्रयोग में लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से बताना है, जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इनके आगे इक्वल भी लगा होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। और मेन जो फॉर्मूला है, अभी आपको ऑप्शन में यही ऐसे दिया गया था, तो जो मैक्स B1 B5 ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये मैक्स B1 सेमीकोलन और B5 ऐसे लिखेंगे फॉर्मूले को। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सेल विंडो का कौन सा एरिया वैल्यू एंड फॉर्मूलाज को एंटर करने को अलाउ करता है। तो कौन सा एरिया है जो वैल्यू और फॉर्मूला को एंटर करने के लिए अलाउ करता है, तो जो फॉर्मूला बार है ये करता है। ठीक है। फॉर्मूला बार के द्वारा, और कोई भी फॉर्मूले की शुरुआत आपके इक्वल से होगी, और जो ऐसे इस कॉलम में लिखा जाएगा इसको, फॉर्मूले की शुरुआत यहाँ पे हमेशा इक्वल से होगी। बाकी आगे बात करेंगे फॉर्मूले के बारे में भी। पद्धतों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना दोस्तों यहाँ पे क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पद्धतों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। इसे दोस्तों अपने बोलेंगे सॉर्टिंग। क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग बोलेंगे। ये जो सॉर्टिंग है ये दो प्रकार से व्यवस्थित करता है। सॉर्टिंग टू टाइप से, क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब बढ़ते और घटते क्रम में। फिर MS एक्सेल में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि MS एक्सेल में दूसरी शीट की सेल से डेट लेना कहलाता है, डाटा, सॉरी ये डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे, डाटा लेना जो है क्या कहलाता है, इसको डाटा कर लेना, डाटा। अगर आपको दूसरी शीट से डाटा लेना है तो उसे अपने क्या बोल लेंगे, तो उसे रेफरेंसिंग बोलेंगे, ध्यान रखना, एसेसिंग नहीं बोलेंगे। तो इसलिए सभी को ऐसा लग रहा होगा कि आंसर इसका एसेसिंग है, लेकिन रेफरेंसिंग इसे अपने बोलेंगे डाटा लेने को। अब MS एक्सेल में सेल में दिए गए जो कमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो ये कहलाते हैं आपके सेल टिप। इसे क्या बोलेंगे, सेल टिप। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएं इस क्वेश्चन को, कि जो भी यहाँ पे कमेंट्स हैं सेल में दिए गए उसे अपने सेल टिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। MS एक्सेल में जो न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू के रूप में लिया जाता है यदि इसके पूर्व में क्या आता है। तो इसे अगर एपोस्ट्रोफी आती है, जो ये ऐसे होता है जो साइन आपका, इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ठीक है। अब MS एक्सेल में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू के रूप में लिया जाएगा अगर उससे पहले है ना आपके
एपोस्ट्रोफी लगी होगी। मान लो आप पे आपका 6 लिखा, ऐसे करके 6 लिखा हुआ है, तो इसको लेबल वैल्यू के रूप में लिया जाएगा। कौन सी? लेबल वैल्यू। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब ये काम क्या आता है अपने, ठीक है, ये काम ये इसलिए आता है कि मान लो कोई भी आप टेक संख्या है, ठीक है, ध्यान देना, कोई भी संख्या है उसको आप टेक्स्ट के रूप में प्रयोग करना चाहते हो, टेक्स्ट के रूप में अगर आप उसको प्रयोग करना चाहते हो तो अपने इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एक्सेल वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं? तो जो वर्कबुक का समूह है वो यहाँ पे एक्सेल वर्क स्पेस कहलाता है। ये इजी सा क्वेश्चन है। एक्सेल करंट सेल एड्रेस को हाईलाइट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? ठीक है, करंट सेल एड्रेस को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पे यूज करोगे? तो नेम बॉक्स, ठीक है, नेम बॉक्स यूज करोगे। और जो नेम बॉक्स है ये फॉर्मूला बार में बाईं ओर स्थित बॉक्स है, ठीक है, जो कि उस सेल को प्रदर्शित करता है जिससे वर्तमान में सेपरेट शीट में चुना गया है। यदि आपने उसे सेलेक्ट कर रखा है, चयनित सेल को परिभाषित करता है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला बार में मिलेगा। अब अपने चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एम एस एक्सेल 2007 में पूरे कॉलम को अगर आपको हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? पूरे कॉलम को अगर आपको हाईलाइट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाओगे अगर आपको पूरे कॉलम का चयन करना है या हाईलाइट करना है कह सकते हैं। इसकी जगह आपको चयन करना भी लिखा आ सकता है, एक ही बात। फिर एक्सेल शीट में चुना हुआ सेल किसके दर्शाया जाता है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी आप, जैसे ये सेल है इस पे आप उसको सेलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे कॉर्नर में कुछ चमकता हुआ ऐसे दिखाई देगा, तो चमकता हुआ किनारा इसे बोलते हैं। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। एम एस एक्सेल में रो और कॉलम के विभाजन को क्या बोलेंगे? रो और कॉलम, ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी रो और कॉलम्स है ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई, तो इसका जो यहाँ पे मैचिंग पॉइंट है उसको पूछ रहा है कि उस विभाजन को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ए सेल। गणितीय भाषा में जो टेबल है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जो टेबल है गणितीय भाषा में उसे रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। एम एस एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए, बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, ये ध्यान रखना, जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है वो है आपका ये डॉलर डॉलर का साइन, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में अगर किसी फॉर्मूले को कॉपी बनाते समय एक एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक सेल रेफरेंस होता है जहाँ कॉलम और रो कोऑर्डिनेट जहाँ पे स्थिर रहते हैं ना, उसके आगे मैं इस चीज़ को आपको समझाऊंगा, एक और क्वेश्चन आएगा उसके अंदर। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए जब भी एब्सोल्यूट आपके सेल रेफरेंसिंग आए तो अपने को डॉलर दिमाग में होना चाहिए, बस इतनी याद रखना एक बार तो। अब एम एस एक्सेल में जो इंसर्ट टैब है इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं दोस्तों? तो इसमें होते हैं आपके 5 ग्रुप्स। कितने ग्रुप? 5 ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेल के रिलेटिव एड्रेस को, अब देखो, अब यहाँ पे सारी चीज़ें समझेंगे। अब आपको जो रिलेटिव एड्रेस है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिलेटिव एड्रेस है, इसको एब्सोल्यूट एड्रेस में, एब्सोल्यूट के लिए अपने क्या यूज कर रहे थे? डॉलर। एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग में किया जाता है? किसको? रिलेटिव को एब्सोल्यूट में यहाँ पे आपको बदलना है, तो इसके लिए अपने F4 का प्रयोग करेंगे। किसका? F4 कुंजी का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अगला है कि शीट में सेल कंटेंट को एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि जो आपकी एम एस एक्सेल की फाइल है इसको आप किस में सेव कर सकते हो? एक्सेल एक्स में, डॉट एस
XLS में, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी आप पढ़ के जाना जरूर। अब जो शीट में सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की यहाँ पे प्रयुक्त होती है, तो ये होती है आपके F2। और अपने एप्स रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट में किससे कर रहे थे, वो अपने दोस्तों यहाँ पे F4 से कर रहे थे। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर लेके चलना है यहाँ पे। फिर बात करें शेषफल, रिमाइंडर निकालना है आपको, शेषफल याद करना है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लोगे, तो मोड, मोड से आपका शेषफल निकलेगा, इक्वल MOD, फिर अंदर आपके जहाँ से जिस चीज़ का यहाँ पे निकालना है आपको, शेषफल निकल जाएगा। कौन सा सूत्र B1 से B7 सेल तक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे, वहाँ पे मैक्स था, यहाँ पे लार्ज के रूप में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इक्वल होगा, लार्ज लिखा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आपके B1 से B7 तक सेल दे रखी है इसने फिक्स, ऐसे नहीं दे रखा कि B7 से पूरा, मतलब सेल पूरी दे रखी है आपका, इसमें डाटा डायरेक्ट नहीं पूछ रखा है कि कैसे हाईएस्ट करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो आपका इक्वल लगाना है, LARGE लिखना है। इसके अलावा आपको फिर B1 लिख के सेमी कोलन लगाना है B7 तक, और कोमा लगा के 1 यहाँ पे लिखना है। तो फिर आपका यहाँ पे लार्ज जो नंबर है वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। फिर कौन सा एक्सेल फंक्शन A1 A2 A3 सेल का योग खोजने के लिए, मतलब अपने को एडिशन करवाना है दोस्तों, तो सम का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इक्वल SUM, कैपिटल को प्रेफरेंस देना आप, ठीक है। ऑप्शन वगैरह थोड़े आ सकते हैं आपके, छोटे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि A1 वही A1 से A4 निकालना है, तो बीच में सेमी कोलन आएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगर अपने बात करें MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग किस लिए होता है, तो साल, महीनों व दिनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। साल, महीने और दिनों को जोड़ने के लिए डेट फंक्शन प्रयोग में लेते हैं अपने। कौन सा, डेट फंक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। यदि आप एक्सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ का यहाँ पे, मतलब कौन सा शॉर्ट की प्रयोग में लेंगे, ये बताओ। तो ये भी आपके वीडियो में भी आ चुका है, हाउस कीपर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप क्या करोगे, तो ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। देखो, CTRL कंट्रोल दबाना है, प्लस में सेम ये आपका सेमी कोलन है, ये दबाना है, ठीक है। वो कोलन था, सॉरी, फॉर्मूले वाला, उसको मैं सेमी कोलन बोल रहा था, वो ध्यान रखना आप। तो कंट्रोल प्लस सेमी कोलन दबाना है आपको, ठीक है। दिनांक प्रविष्ट करनी है अगर आपको आज की, तो अब MS एक्सेल में हम छिपा सकते हैं, नहीं सकते, मतलब MS एक्सेल में अपने क्या चीज़ इसमें से नहीं छिपा सकते, रो है, कॉलम, शीट, रेंज, इनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने छिपा नहीं सकते, वो आपको बतानी है। तो आप रेंज हाइड नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ें हाइड कर सकते हो, क्योंकि जो रेंज है दो या दो से अधिक सेल का एक संग्रह है, इसलिए इसे छिपाया नहीं जा सकता। तो आप इसमें रेंज कभी भी हाइड नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ज़रूर करके जाना क्वेश्चन। बाकी थोड़े बहुत ही है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। अ, सारे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, 80 90 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, तो जरूर करके जाएं एक बार। फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का यहाँ पे चयन करना है आपको, कि जो समचतुर्भुज है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सही है यहाँ पे। तो अनुचित पूछा गया है, तो त्रिभुज है ये टर्मिनल के लिए यूज यहाँ पे नहीं होता। आयत है ये प्रोसेसिंग के लिए, जो भी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है वो दिखाई जाएगी, वो ऐसे आयत से दिखाई जाएगी। समानांतर चतुर्भुज आपके इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर आपको विचार करना है। यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें की गई कि सेल रेंज में A1 से E10 का चयन करें, और कीबोर्ड पे आप 100 दबा दो, फिर कंट्रोल प्लस एंटर दबा दो। तो अब ये तीनों आपने काम कर दिए ना, तो उक्त क्रिया के उपरांत जो सही क्रिया होगी, मतलब क्या आपका आउटपुट आएगा, ये कह रहा है कि इस ये सारे काम कर लोगे तो आपका आउटपुट यहाँ पे
क्या आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि रेंज की प्रत्येक सेल में आपके 100 प्रविष्ट हो जाएगा, क्या 100। रेंज की हर सेल में आपके 100 प्रविष्ट हो जाएगा। अगर सेल रेंज में A1 से E10 का चयन करते हो, फिर कीबोर्ड पे 100 दबाते हो और कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर मान लें MS एक्सेल हाल ही में चयनित प्रक्रिया सेल है M130। अभी जो आपने सेल सेलेक्ट कर रखी है वो M130 है। और कीबोर्ड पर अगर आप होम बटन दबाने से निम्न में से किस सेल पर आ जाओगे ये बताना है। तो आप A130 सेल पर यहाँ पे आ जाओगे। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही फॉर्मूला आपके दे रखा है। तो पावर है, जो पावर पावर अगर आपको निकालनी है तो 2,3, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। फिर अगर अब अपने दोस्तों जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के भी अपने बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सहायता करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट को भी। पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अपने किस लिए यूज करते हैं, सीधी सी बात ये पूछा गया है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी में दोस्तों ऐसी ही होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देखते हुए चलना कि ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। ध्वनि क्लिप प्रविष्ट नहीं कर सकते, न तो ध्वनि न ही चलचित्र, मतलब वीडियो कह रहा है ये चलचित्र को। तो अपने इसमें ऑडियो भी डाल सकते हैं और वीडियो भी डाल सकते हैं, सीधी सी बात है। ये ऐसे कह रहा है कि ऑडियो प्लस वीडियो यहाँ पे आप दोनों डाल सकते हो, पीपीटी बनाते हो तो, ठीक है। पावर पॉइंट ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा कमांड आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर आपको ले आएगा। तो कंट्रोल प्लस होम दबा दो, पहली स्लाइड पे यहाँ पे आप चले जाओगे। कंट्रोल प्लस एंड दबा दो, अंत में चले जाओगे। फिर MS पावर पॉइंट 2007 की बात कर रहा है कि चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने हेतु निम्न में से देखो समूह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रुप बोलते हैं। तो कंट्रोल प्लस G का चयन करेंगे। फिर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किस कुंजी को आप दबाओगे। देखो दो आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है तो या तो आप स्केप की दबा दो या आप क्या दबा दो, हाइफन, ठीक है। हाइफन का जो साइन है वो दबा दो। हाइफन का साइन ऐसा होता है जो स्केप के नीचे ही मिलेगा आपको, स्केप की के नीचे ही। अब आपकी जैसे पावर प्रेजेंटेशन चल रही है उसको आपको क्लोज करना है, जितनी भी सारी स्लाइडें हो चुकी है बाहर आना है वापस प्रेजेंटेशन से, तो स्केप की जो दबाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किस शॉर्टकट की द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है। अब जैसे ये स्लाइड है, इसके बाद मेरे को एक खाली नई स्लाइड करनी है, तो मैं दबाऊंगा दोस्तों कंट्रोल प्लस M। एन यहाँ पे न्यू फाइल के लिए है, ये किसके लिए, न्यू फाइल के लिए, ठीक है, एस सेव के लिए है। लेकिन ये ध्यान रखना नई स्लाइड के लिए। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की, कि आप अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करोगे, तो हैंड आउट मास्टर का प्रयोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन आपके प्रेजेंटेशन की जो मुद्रित प्रिंट प्रतिलिपि उपलब्ध कराता है। तो ये करवाता है आपका ऑडियंस हैंडआउट। ऑडियंस हैंडआउट आपका जो प्रिंट प्रतिलिपि है ये करवाता है। स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा यहाँ पे नहीं है, जो स्लाइड डिज़ाइन है इसका नहीं है। रंग योजना है, एनिमेशन है, डिज़ाइन टेम्पलेट है, लेकिन स्लाइड लेआउट स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि स्लाइड का लेआउट वगैरह सेट किया जाता है, कैसे अपने को रखना है, डिज़ाइनिंग वगैरह इसमें नहीं होती। एनिमेशन हो गया, टेम्पलेट यूज़ करने हैं, किस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है, ये सारे आपके डिज़ाइनिंग में आएंगे। कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ, मतलब मोशन पाथ, ठीक है, ये लिखा हुआ है मोशन पाथ, लागू करने की अनुमति यहाँ पे प्रदान करता है। तो ऐड इफेक्ट है जो ये, ठीक है। अब ये क्या है कि कई बार अपने ऐसे देखते हो कि आप पीपीटी वगैरह जैसे बनाते हैं तो एक आती है फिर दूसरी कुछ टाइमिंग के बाद आती है, वो सारा सेट करना होता है, इसमें ऐड इफेक्ट बोलते हैं उसको।
आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पर आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। ठीक है, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं उसे अपने क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर दोस्तों करके जाना। जो स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं उसे अपने बोलते हैं दोस्तों प्ले होल्डर्स, प्लेस होल्डर सॉरी, उसे क्या बोलेंगे, प्लेस होल्डर्स। जैसे क्या है कि अपने को नई स्लाइड में कंट्रोल+N दबाते हैं पीपीटी बनाने के लिए, तो वहाँ पे क्या है कि दोस्तों आपकी ऐसी स्लाइड आती है तो इसमें टेक्स्ट, ऐड टू टेक्स्ट ऐसे बने होते हैं बॉक्स से। ठीक है, तो प्लेस होल्डर्स बोलते हैं इन्हें। ऐसी फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होते हैं जिनका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है उसे दोस्तों बोलेंगे टेम्पलेट्स। कुछ टेम्पलेट्स फिक्स होते हैं, जैसे अपने को कोई इन्वायरमेंट या पोल्यूशन पे जैसे अपने को बनानी है तो कुछ टेम्पलेट वगैरह आपको मिलेंगे जिसमें आपको ऐसे पोल्यूशन के ग्राफिक्स वगैरह मिलेंगे, जो इस टॉपिक से आपके रिलेटेड होंगे, जो भी कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड होंगे, उसे अपने टेम्पलेट्स बोलते हैं। पावर पॉइंट 2007 में क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन से व्यू का प्रयोग करके स्पीक कमेंट को एंटर करने के लिए प्रस्तुत करते हैं अपने। ठीक है, स्पीक कमेंट को, तो नॉर्मल एंड नोट्स पेज व्यू। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में, तो स्लाइड सॉर्टर। अब ये क्या है कि देखो थंबनेल सभी को पता है क्या होता है, जैसे अपने यूट्यूब का थंबनेल होता है वैसे ही यहाँ पे क्या है कि स्लाइड सॉर्टर, मतलब मैंने यहाँ पे 10 स्लाइड बना ली। ठीक है, अब वो 10 स्लाइडें ऐसे है। ठीक है, अब उन 10 स्लाइडों को अ, एक साथ मैं देख रहा हूँ ना ऐसे, ये पावर पॉइंट क्या करेगा, ऐसे 10 की 10 स्लाइडें दिखा देगा। अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे को इसको है ना इधर पहले पे या दूसरे पे लाना है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ला सकता हूँ, तो इसे स्लाइड सॉर्टर बोलते हैं। प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड का परिचय देती है और प्रेजेंटेशन का टोन सेट करती है उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे टाइटल स्लाइड। कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में यहाँ पे मौजूद नहीं है, टाइटल, चार्ट, लिस्ट या एनिमेशन, इनमें से कौन सा नहीं है, तो एनिमेशन। स्लाइड लेआउट में आपको एनिमेशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, सीईटी में आ चुका है ये। पावर पॉइंट में दो तरह के, मतलब जो भी साउंड आते हैं अपने दोस्तों, तो उसमें भी अलग अलग जैसे होती है, .mp3 हो गया ऐसे, तो आप किस प्रकार की साउंड फाइलें आप पीपीटी में जोड़ सकते हो पावर पॉइंट की अगर अपने बात करें तो .wav और .mid फाइलें आप जोड़ सकते हो। ठीक है, .wav और .mid फाइलें जोड़ सकते हो। कौन सा पावर पॉइंट यहाँ पे व्यू नहीं है, स्लाइड शो व्यू है, साइड व्यू है, प्रेजेंटेशन व्यू है, लेकिन जो आपका ये आउटलाइन व्यू है ना, ये पावर पॉइंट व्यू नहीं है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 19 में फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट को प्रतिबिंब बना देता है, उसे अपने क्या बोलेंगे, फ्लिपिंग बोलेंगे, मिररिंग मत करके आ जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना देता है, उसे फ्लिपिंग बोलते हैं। सीईटी में आपके ये आ चुका है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का प्रयोग किस काम में आता है। केवल स्लाइड टेक्स्ट के लिए। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है, जो मास्टर व्यू विकल्प है वो नहीं है। नोट्स मास्टर है, स्लाइड मास्टर है, हैंडआउट मास्टर है, लेकिन आउटलाइन मास्टर यहाँ पे व्यू नहीं है, ध्यान रखना। नोट्स, स्लाइड, हैंडआउट है लेकिन आउटलाइन मास्टर व्यू नहीं है। आउटलाइन क्या है मैंने पढ़ा है, केवल स्लाइड टेक्स्ट अभी पढ़ा है हमने। फिर MS पावर पॉइंट में हम खालिस्तान कुंजी के उपयोग से स्लाइड शो शुरुआत से चला सकते हैं तथा खालिस्तान कुंजी के प्रयोग से वर्तमान में स्लाइड से। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट में हम F5 अगर अपने दबा देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा F5 कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से चला सकते हैं। मतलब जैसे अपनी 10 स्लाइडें बना ली तो अपने को क्या है कि दोस्तों पहले स्लाइड से चलाना है तो F5 दबा दो। अब आपको क्या है कि अ,
वर्तमान स्लाइड, जैसे आप क्या है कि 5वीं स्लाइड पे हो, ठीक है, उससे चलाना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस F5 दबा दोगे, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, सीधा F5 दबा देंगे तो शुरुआत से चल जाएगा, वैसे दबाएंगे शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो वर्तमान से चल जाएगा, इतना याद रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट के क्वेश्चन थे। अब अपने दोस्तों चलते हैं किस पे, इंटरनेट पे चलते हैं। इंटरनेट के जो क्वेश्चन हैं ये मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट है जो आपका क्या है, ये एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। क्या बोलेंगे इंटरनेट को, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। इंटरनेट अगर आपसे पूछ ले तो ये है एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। ठीक है दोस्तों, और इसे क्या बोलते हैं, अपने नेटवर्कों का नेटवर्क भी बोलते हैं। इसके जन्मदाता इंटरनेट के अगर आपसे पूछ लें कि जन्मदाता कौन है, तो ये आ जाएंगे आपके विंटन जी सर्फ, विंटन जी सर्फ। अब अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और इंटरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना राजपथ बोलते हैं, ध्यान रखना ये कभी क्वेश्चन आ जाए तो। इंटरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना राजपथ, सूचना राजपथ। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना आप। नेटवर्कों का नेटवर्क है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, तो ये भी ध्यान रखना, इसका जो पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क इसका पूरा नाम है। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आपको फंसा सकता है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाएं। अब इसकी जो शुरुआत है ना, ये अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में यहाँ पे की गई थी। अगर इंटरनेट की शुरुआत की बात करें तो इसको अपने आगे करेंगे। अभी अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेयर्स और प्रोटोकॉल को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है दोस्तों, ये क्या है आपकी, यूडीपी। ठीक है, यूडीपी मतलब ए के साथ आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 3। और जो नेटवर्क लेयर है ये क्या कहलाती है आपकी, इसे इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं, नेटवर्क लेयर को ये बोलते हैं आईसीएमपी, आईसीएमपी। और जो एप्लीकेशन लेयर है ये आपकी क्या कहलाएगी, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे प्रोटोकॉल दे रखे हैं। तो तीसरा क्या था, ए का 3 यूडीपी, तो यहाँ पे ए का यहाँ पे 3 हो गया, जो नेटवर्क लेयर है इसका 1 हो गया, और एप्लीकेशन लेयर का यहाँ पे क्या हो गया, एफटीपी हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख के जानी है। फिर सुमेलित करना है आपको कि किसके जन्मदाता कौन है। एक का फेसबुक का सभी को पता होगा कि मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के। ठीक है, तो जो आपका बी है इसका ऑप्शन यहाँ पे नीचे आंसर लिख रहा हूँ मैं इसका, ए बी और सी। तो जो मार्क जुकरबर्ग है ये तो फेसबुक के जन्मदाता हो गए। अब जो विंट सर्फ है ये किसके हैं दोस्तों, ये इंटरनेट के, अभी हमने पढ़ा था इंटरनेट के जन्मदाता है। लेरी पेज किसके हैं, गूगल के। ठीक है, लेरी पेज किसके हैं, गूगल के जन्मदाता हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हो गए। ठीक है, विंड सर्फ इंटरनेट के। अब अगले क्वेश्चन पे, इंटरनेट जो सर्वर है ये क्या कहलाता है दोस्तों। अब बताना है आपको, जो इंटरनेट सर्वर है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका होस्ट। अब कौन सा प्रोटोकॉल आभासी टर्मिनल कनेक्शन के द्वारा एक द्विदिशात्मक इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार यहाँ पे प्रदान करता है। एक प्रोटोकॉल बताना है जो कि आभासी टर्मिनल, ठीक है, आभासी टर्मिनल कनेक्शन के द्वारा एक दो डायरेक्शन में, ठीक है, बाई डायरेक्शनल अपने को इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार यहाँ पे प्रदान करता है। तो वो आपका टेलनेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टेलनेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेलनेट। अब
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि HTML में जो करेक्टर फॉर्मेटिंग है करने के लिए प्रयोग किया जाता है BIUL। अब इसमें से किस चीज़ का अपने प्रयोग करते हैं ये पूछा गया है। क्वेश्चन इजी सा है दोस्तों, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा। तो ये अपने वैसे तो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है। ये बस आपको HTML के रेफरेंस में आपसे पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें अपने तीन, जैसे ये जो है ये तो बोल्ड करने के लिए, ये इटैलिक करने के लिए, और ये अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। मतलब एक दो और तीन का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, सीधा सा आंसर है। फिर इंटरनेट कौन सा यहाँ पे प्रोटोकॉल है, अगर अपने बात करें तो इंटरनेट की, तो इंटरनेट यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल है, तो TCP/IP, ठीक है। तो जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, ठीक है दोस्तों, ये TCP/IP है, यहाँ पे ध्यान रखना, TCP/IP ये आईपी प्रोटोकॉल है। इंटरनेट में डाटा को सुरक्षित रखने, उस डाटा को उसके निश्चित स्थान तक पहुंचाते हैं ये प्रोटोकॉल। इसकी अगर बात करें तो जो टीसीपी है इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, TCP ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और आई और पूरे डेटा को छोटे छोटे डाटा पैकेट के रूप में ये विभाजित कर देता है। मतलब ये बार बार बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। TCP/IP जो है किस मानक प्रोटोकॉल के रूप में, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि मानक जो प्रोटोकॉल है इसके रूप में किस का प्रयोग किया जाता है, तो भी आपका TCP/IP ही आंसर रहेगा, TCP/IP। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है। अब कुछ कई बार ऐसे भी आ चुका है, निम्न में से कौन सा, जैसे TCP/IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं दोस्तों, अगर अपने बात करें तो अलग अलग होती है, जैसे PPP/IP नेटवर्क लेयर जिसे बोलते हैं, TCP/UDP। देखो इसमें जो एक तो होती है फिजिकल लेयर, क्या होती है, फिजिकल लेयर्स। फिजिकल लेयर्स में कौन कौन सी आ जाती है आपके, ईथरनेट आ जाएगी। इसके अलावा टोकन रिंग आ जाएगी, एक आ जाएगी आपके PPP। फिर आपकी दूसरी यहाँ पे आ जाएगी नेटवर्क लेयर, जिसमें आपका IP आ जाएगा, IP एड्रेस। फिर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें दोस्तों आपका TCP और UDP आ जाएगा। फिर आपकी एप्लीकेशन लेयर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन लेयर। इसमें आपके दोस्तों जो टेलनेट हो गई, ठीक है, HTTP आ गया आपका, FTP आ गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, GOPHER आ गया, गोफर, ठीक है। ये सारी आपकी एप्लीकेशन लेयर हो जाएंगी। तो इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप ज़रूर एक बार देख के जाएं। तो जो वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछ ले, किसके लिए, वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए, तो वो अपने यूज करेंगे HTTP का, ठीक है। अब एंकर टैग ए में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे काम में लिया जाता है, अगला क्वेश्चन है आपका। अब इसमें जो आंसर होगा वो आपका HREF होगा, रेफ। अब जो आपका दोस्तों जी ये रेफ है, ये क्या काम आता है, ठीक है। अब जो एंकर टैग, सबसे पहले ये जानते हैं अपने कि जो HTML में लिंक क्रिएट करने के लिए, ये कोई भी चीज़ है उसका अपने को लिंक क्रिएट करना है, लिंक
बनाना है ऐसे लिख दो। तो अपने किसका प्रयोग करते हैं, इस एंकर टैग का सॉरी। अब यहाँ पे href है जो href, ये इस आर्टिब्यूट के द्वारा आप पेज का एड्रेस डिफाइन करते हैं। अब आप आगे से पूछे, अंदर भी अगर क्वेश्चन पूछे तो अपने क्या करते हैं, इसे पेज का एड्रेस, ठीक है, डिफाइन करते हैं। तो इस रेफ के द्वारा क्या करते हैं, पेज का एड्रेस डिफाइन करते हैं जो आप लिंक से क्लिक होने पर शो करना चाहते हैं। ठीक है, वो एड्रेस होगा जो आप शो करना चाहते हैं। फिर इसके बाद एक आता है टारगेट। क्या आता है टारगेट का, अगर आपसे पूछ ले। अब जो टारगेट एट्रीब्यूट है, ये क्या है, सारे एट्रीब्यूट है। अब जो ये एट्रीब्यूट है, इसके द्वारा आप फ्रेम डिफाइन करते हैं। टारगेट से क्या करेंगे, अपने फ्रेम डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो आप पेज शो करना चाहते हो। फिर पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की यहाँ पे नींव रखी, वो बताना है कि पहला नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की नींव रखी। तो उसे बोलेंगे ARPA नेट। ARPA नेट, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना था, मतलब। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो 1917 में TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से इस नेटवर्क की साइज को इसको बढ़ा भी दिया गया था। भारत में अगर आपसे पूछ ले कि इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ तो 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट का प्रारंभ होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट प्रदाता कौन था। VSNL था दोस्तों। क्या था, VSNL, जिसे बोलते हैं अपने विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। जिसने अपने निजी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी पूछ ले तो आ जाएगी आपके दोस्तों सत्यम इन्फो। ठीक है, भारत का सार्वजनिक पूछ ले तो आपका आएगा VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसी के साथ ही दोस्तों आपके जो क्वेश्चन हैं, जो ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक के जितने भी 3-4 टॉपिक है, ये कंप्लीट होते हैं MCQ की सहायता से। तो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।